हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की भी एक सीरीज चल रही है। देखिए, जनवरी 2021 माह का करंट अफेयर मैं आपको करवा चुका हूँ, फरवरी माह का करंट अफेयर भी मैं आपको करवा चुका हूँ, मार्च माह के करंट अफेयर की पहली वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है इसका मैं बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ मार्च माह की शुरुआत में ही। और देखिए, मार्च माह का सेकंड पार्ट हमारा ये है। आज हमारा मार्च माह का सेकंड पार्ट हमारा होने वाला है और देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो मार्च माह का पहला पार्ट था, यहाँ भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और इसी के साथ साथ देखिए, जो हमारा आज पार्ट 2 आएगा, इसमें उत्तराखंड का नया मंत्रिमंडल बना है, तो इस मंत्रिमंडल के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर मार्च 2021 पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे या बन गए हैं, तो ये हैं JCS रावत। राजेश टंडन की जगह लेंगे। देखिए, JCS रावत से पहले उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये थे राजेश टंडन। तो राजेश टंडन की जगह कौन लेंगे, JCS रावत। फिर देखिए, उत्तराखंड राज्य विधि आयोग से संबंधित कुछ बेसिक से प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग नोट करेंगे। उत्तराखंड राज्य विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2011 में। तो 2011 में जब उत्तराखंड राज्य विधि आयोग की स्थापना हुई थी, तो उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे धर्मवीर भारती। महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के कार्यकाल, उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की, तो ये कार्यकाल कितना रहता है, 3 वर्ष। ये भी आपको नोट करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। फिर देखिए, अगला प्रश्न क्या है। 2021 राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो ये हुआ उत्तराखंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, उत्तराखंड पहली बार करेगा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी। तो 2021 राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में हुआ, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। फिर देखिए, हाल ही में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा रानीखेत में। देखिए, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र है। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर खोला जा रहा है, तो रानीखेत में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेली के नाम, घर, ये पहाड़ी, एक पहाड़ी शब्द है, देखिए ये पहाड़ी शब्द। पहाड़ी शब्द है तो आपको इसको पहचानने में वैसी आसानी हो जाएगी। किस राज्य ने शुरू की है, घरों की पहचान चेली के नाम नामक कार्यक्रम शुरू किया, तो ये किया है उत्तराखंड ने। चलिए ठीक, उसके बाद देखिए, कुछ और यहाँ पर योजनाएं हैं, इसके बारे में भी आपको नोट कर लेना है। एक है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। तो 21 फरवरी 2021 को ये योजना लागू हुई है। और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 को। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा एपड़ एम्पोरियम बनाया जाएगा। एपड़ क्या है, उत्तराखंड में आप लोग जानते हैं एपड़ क्या होता है, जो चित्रकलाएं बनाई जाती हैं, दीवारों पर बनाए जाते हैं, होली नहीं, दीपावली पर जो बनाए जाते हैं एपड़, तो उसको ही उसके लिए ही एपड़ एम्पोरियम बनाया जाएगा। सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा एपड़ एम्पोरियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है देहरादून में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल्ली तक किस रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया, तो सिद्ध बली जनशताब्दी एक्सप्रेस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं ऐसे। हाल ही में किया गया है उत्तराखंड के कोटद्वार से, देखिए कहाँ से कहाँ तक किया गया है, कोटद्वार से दिल्ली तक। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि सिद्ध बली जनशताब्दी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो कोटद्वार से दिल्ली तक चलेगी। चलिए ठीक, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कोटद्वार का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। देखिए, काफी चर्चा रही थी इस प्रश्न की। तो कण्व नगरी, कण्व नगरी उत्तराखंड के कोटद्वार का, जो उत्तराखंड का कोटद्वार है उसका नया नाम होगा क्या, कण्व नगरी। महर्षि कर्ण के नाम पर इसका यह नाम रखा जा रहा है। चलिए ठीक है, फिर देखिए, कोटद्वार महर्षि कर्ण की तपस्थली है, तो इसीलिए कोटद्वार का नाम बदलकर कर्ण नगरी रखने की योजना बनाई जा रही है। फिर देखिए, देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, रानीखेत। रानीखेत कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में। तो ऐसे भी आ सकता है कहाँ बनाया जाएगा, हो सकता है आपके सामने राज्य के नाम दें, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड।
हो सकता है रानीखेत अल्मोड़ा ना हो, ऑप्शन में उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मेघालय हो, या फिर हो क्या मणिपुर हो, क्योंकि ये हीलिंग सेंटर बनाया जा रहा है तो पर्वतीय जिलों का ही यहाँ पर ऑप्शन में नाम आएगा। तो उत्तराखंड नाम आ जाए, रानीखेत आ जाए, अल्मोड़ा आ जाए, या फिर उत्तराखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने ऑप्शन में आ जाए, तो आपको याद होना चाहिए देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है 17वां राज्य। देखिए, एक योजना और आई है, एक योजना और आई है, वो योजना है वन स्कूल। काफी महत्वपूर्ण, मुझे ऐसा लगता है आने वाले एग्जाम में ये पूछी जाएगी, हालांकि उत्तराखंड की तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन स्कूल वन आईएएस, वन स्कूल वन आईएएस एक योजना है जो चलाई गई है केरल सरकार ने, तो इसको नोट कर लेंगे। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? केरल सरकार ने। स्कूलों में ही आईएएस की तैयारियां यहाँ पर बच्चों को मुफ्त में कराई जाएगी, तो इसलिए महत्वपूर्ण है वन स्कूल वन आईएएस योजना। उसी के साथ साथ देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है हाल ही में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज से अगर आप लोग ऐड होंगे तो आपको वहाँ पर मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है रजनीकांत। तो देखिए, अब मेरे फेसबुक पेज से आपको ऐड हो जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो फेसबुक में जैसे भी नए नए करंट अफेयर आते रहते हैं, मैं वहाँ से उनको डालता रहता हूँ, जो मेरा फेसबुक पेज है, तो वहाँ पर भी आप ऐड हो जाइए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार कैसे दिया गया है? रजनीकांत को। देखिए, 2018 में अभी प्रश्न बना भी था प्रवक्ता के एग्जाम में, 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। अब देखिए, 2020 में तो किसी भी दादा साहब फाल्के फाल्के जो पुरस्कार थे उसकी घोषणा हुई नहीं, तो 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई, जो कि 2019 का था। यानी कि 2018 में किसे मिला? 2018 में किसे मिला? अमिताभ बच्चन को। और 2019 का जिसकी घोषणा 2021 में की गई है, तो वो किसे मिला? रजनीकांत को। क्योंकि 2020 में तो कोरोना था, इस कारण से घोषणा हो नहीं पाई थी, तो 2021 में जो घोषणा हुई है वो 2019 का होगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सुपर वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 24 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? ये तो हर किसी को इसकी जानकारी होगी, तो तीरथ सिंह रावत बनाए गए हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए, तीरथ सिंह रावत ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की, जिसमें 11 विधायकों को मंत्री पद दिया गया, जिनमें 8 कैबिनेट मंत्री व 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, अभी मैं आपको इनकी जानकारी दूंगा कि कैबिनेट मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है। कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहली बात क्या कि तीरथ सिंह रावत ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की, जिसमें 11 विधायकों को मंत्री पद दिया है, जिसमें से 8 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 4 मार्च 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? देखिए, यहाँ पर से मैंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है क्योंकि अब जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है कि 4 मार्च 2021 को उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया? तो यहाँ पर से अगर आपको ये पता नहीं है, नोट नहीं किया हो, तो नोट कर लीजिए। तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर से नोट कर लेना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही 4 मार्च 2021 को बजट पेश किया है उत्तराखंड का। कितने करोड़ का? ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, 57,400 करोड़ का यहाँ पर बजट पेश किया गया है। चलिए ठीक है। तो 57,400.2 अगर ऐसा ऑप्शन में आता तो आपको ये भी नोट कर लेना है। तो 57,400.32 करोड़ का बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। जो वित्त विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास ही है, तो इसलिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे पेश किया। फिर देखिए, मिस उत्तराखंड 2021 कौन बनी है? तो ये बनी है शालिनी डोभाल। चलिए ठीक है, ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए आपको नोट करते रहना है। फिर देखिए, उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी हल्द्वानी में। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यह गैलरी 3D होगी, जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को दर्शाया जाएगा। इसका उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ावा देना व उन लोगों को जैव विविधता के लिए जागरूक करना है। मतलब जो लोग हैं उनको जैव विविधता के लिए जागरूक करना है, और इसमें क्या होगा? जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को दर्शाया जाएगा। तो उत्तराखंड की पहली बायो डाइवर्सिटी गैलरी कहाँ बनाई जाएगी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी में।
देखिए हाल ही में हल्द्वानी में काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जैसे जैसे हमारी करंट अफेयर की वीडियो आई जनवरी से लेकर अभी तक हमारी मार्च की आ गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें हल्द्वानी में बनाई गई हैं, तो सारा का सारा मैंने आपको वो कवर करवा दिया है। फिर देखिए उत्तराखंड शोध संस्थान ने हाल ही में किस पत्रिका का विमोचन किया? तो हेमवती पत्रिका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड शोध संस्थान के द्वारा हाल ही में किस पत्रिका का विमोचन किया गया है? हेमवती पत्रिका। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट 2021 में उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया? ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट मार्च 2021 में उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया? तो ये पछवादून में किया गया है। चलिए ठीक है। फिर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है, वो क्या है? उत्तराखंड के किस मंदिर को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की विरासत अंगीकरण योजना में शामिल किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वैसे भी उत्तराखंड में मंदिरों के बारे में काफी पूछा जाता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड के किस मंदिर को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की विरासत अंगीकरण योजना में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नारायण कोटि मंदिर। याद कर लेंगे नारायण कोटि मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिले कि नारायण कोटि मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। क्योंकि जो चीजें हाईलाइट होती हैं ना, जिनको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में कुछ चीजें इतिहास की भी हाईलाइट होती रहती हैं, तो उनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। फिर देखिए उत्तराखंड के कैबिनेट राज्य मंत्री व मंत्री पद। देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोग उत्तराखंड का जो नया मंत्रिमंडल बना है उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री और उनके मंत्री पद कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए 8 कैबिनेट, वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड में, तो 8 कैबिनेट मंत्री हैं और 3 राज्य मंत्री हैं। कुल कितने हैं? 11। चलिए ठीक है। और देखिए उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। अगर हम लोग बात करते हैं कार्यकाल के अनुसार ये हो जाएंगे 10वें। और अगर हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से अगर एग्जाम में प्रश्न आता है, देखिए अगर सिंपल से एग्जाम में प्रश्न आ रहा है ना, यहाँ पर से आपको कुछ चीजें समझनी है। देखिए अगर प्रश्न ऐसा आता है कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, तो डायरेक्ट आपको 9वें मुख्यमंत्री, अगर आपके सामने 9 दिख रहा है तो बिल्कुल 9 में आपको टिक करना है। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है कि तीरथ सिंह रावत कार्यकाल के अनुसार उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 10वें नंबर के। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि तीरथ सिंह रावत व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड के किस नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 9वें रूप से। चलिए ठीक है। फिर देखिए इन्होंने शपथ कब ली थी? इन्होंने शपथ ली 10 मार्च 2021 को। 10 मार्च 2021 को इन्होंने शपथ ली और 8 कैबिनेट मंत्री हैं और 3 राज्य मंत्री हैं। चलिए कुछ इनके विभागों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एग्जाम में दोस्तों ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं विभाग से संबंधित। तो देखिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, इनके पास अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से विभाग हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए कार्मिक विभाग, सतर्कता विभाग, सुराज, भ्रष्टाचार व जनसेवा, गृह, वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, सूचना व लोक संपर्क, लोक निर्माण विभाग, आबकारी, नियोजन, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ग्राम्य विकास ऊर्जा और फिर देखिए औद्योगिक विकास, खनन, अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापन। तो इतने विभाग इनके पास हैं। अब इतने विभाग तो याद करना पॉसिबल नहीं है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मान लिया आबकारी विभाग महत्वपूर्ण रहता है, चिकित्सा वाला महत्वपूर्ण रहेगा, और देखिए इसके साथ भ्रष्टाचार वाला महत्वपूर्ण रहेगा, और ये देखिए गृह व वित्त सबसे महत्वपूर्ण ये रहेंगे, गृह व वित्त। उसी के साथ देखिए अखिल भारतीय वाला महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये कुछ ऐसे विभाग रहते हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं, तो इनमें आपको खास फोकस रखना है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए आता सतपाल महाराज, ये भी हमारी कैबिनेट मंत्रालय चल रहा है, इनका कैबिनेट मंत्री शुरू हो गए हमारे। देखिए सतपाल महाराज पहले हमारे कैबिनेट मंत्री, हम इनको देख लेते हैं। 8 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें जो देखिए पहला हम लोग नाम लेते हैं सतपाल महाराज का। तो इनके पास कौन कौन से विभाग रखे गए हैं? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंध, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना, पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व। देखिए संस्कृति एवं धर्मस्व। देखिए यहाँ पर से महत्वपूर्ण कौन कौन से रहेंगे? महत्वपूर्ण देखिए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, देखिए ये तो सब एक ही जैसे हैं ना। देखिए सब एक ही जैसे हैं। देखिए सिंचाई हो, बाढ़ नियंत्रण हो, लघु सिंचाई हो, जलागम प्रबंधन, देखिए सब एक ही है। देखिए यहाँ पर से अगर हम लोग आते हैं उत्तराखंड नदी परियोजना, सारे के सारे यहाँ पर इतने एक ही है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पानी से संबंधित कुछ भी चीज आती है तो उसमें सतपाल महाराज का नाम आएगा। चलिए ठीक है। पर्यटन देखिए किसके पास है? बहुत महत्वपूर्ण है, सतपाल महाराज के पास। और संस्कृति एवं धर्मस्व की हम लोग बात करते हैं, देखिए सतपाल महाराज धर्म से जुड़े हुए हैं, तो धर्मस्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर सतपाल महाराज का नाम आएगा।
तो ये यहाँ पर से आपको ऐसे याद करने में आसानी होगी। अगर पानी वाली कोई बात आती है, पानी वाला कोई मंत्रालय आता है, तो वो किसके पास जाएगा? सतपाल महाराज के पास। याद करने का थोड़ा आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरे कैबिनेट मंत्री हम लोग ले लेते हैं बंशीधर भगत। देखिए, विधायी संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। देखिए यहाँ पर से कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे रहेंगे, जैसे मान लिया शहरी विकास वाला महत्वपूर्ण रहेगा, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला हमारा महत्वपूर्ण रहेगा, तो ये खाद्य वाला महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखने हैं। फिर देखिए अगला आता है डॉक्टर हरक सिंह रावत का नाम। फिर देखिए इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। देखिए यहाँ पर से जो रहेंगे ना, वन वाले विभाग इनके पास रहेंगे। वन विभाग, पर्यावरण, इनके पास तो वन विभाग पहले भी था। वन हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, जलवायु परिवर्तन, श्रम, कौशल विकास, आयुष शिक्षा, आयुष। देखिए यहाँ पर से इस प्रकार के इनके पास कुछ विभाग रहेंगे। सेवा योजना हो गया। तो यहाँ पर से महत्वपूर्ण तो वन विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, वन, देखिए इतने तो एक ही है ना, ये इतने तो एक ही हैं। फिर देखिए श्रम, देखिए यहाँ पर श्रम, कौशल विकास, ये सब एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पर से इसको थोड़ा सा आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए चौथा नाम आता है बिशन सिंह चूफाल। बिशन सिंह चूफाल देखिए पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण निर्माण, जनगणना। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, पानी वाले विभाग कुछ किसके पास से, पानी वाले विभाग की कुछ किसके पास से। देखिए यहाँ पर से मैंने आपको अभी बताया था, तो ये थे सतपाल महाराज के पास इतने सारे। लेकिन यहाँ पर से देखिए जब बिशन सिंह चूफाल का नाम आता है, तो देखिए पीने का पानी और वर्षा जल संग्रहण। तो पीने का पानी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसके पास जाएगा? बिशन सिंह चूफाल के पास। और वर्षा जल संग्रहण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी किसके पास जाएगा? बिशन सिंह चूफाल के पास। हालांकि ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, तो ये पूछा जो जाएगा ना, जैसे ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, पूछे अधिकांश मैंने देखा है जैसे सिंचाई वाला हो, सिंचाई वाला हो जैसे मान लिया, और उसके साथ साथ जलागम वाला हो, तो इस प्रकार के कुछ पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है। हालांकि आप लोग कोशिश कीजिए कि सारे के सारे याद हो जाएं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए यशपाल आर्य की बात हम लोग कर लेते हैं। यशपाल आर्य के इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण। देखिए इनके पास तो वैसे भी शिक्षा से संबंधित, देखिए शिक्षा नहीं से अल्पसंख्यक हो, समाज हो, या फिर अल्पसंख्यक का कल्याण, छात्र कल्याण, समाज कल्याण, परिवहन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा परिवहन। और उसके बाद देखिए निर्वाचन वाला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी तो तीनों एक ही जैसे हैं, ये आपको याद हो ही जाएंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आता है किसका? अरविंद पांडे का नाम। विद्यालय शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय शिक्षा, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक बहुत महत्वपूर्ण है। खेल देखिए यहाँ पर से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। युवा कल्याण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पंचायती राज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। संस्कृत शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो शिक्षा वाले देखिए डिपार्टमेंट, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक हो, बेसिक हो, और युवा खेल, युवा कल्याण, खेल विभाग किसके पास है? अरविंद पांडे के पास। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आता है सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल महत्वपूर्ण जो यहाँ से रहेगा, कृषि विभाग इनके पास रहेगा। कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान व कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फल उद्यान, रेशम विकास। देखिए यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है ना, सब कृषि से संबंधित ही हैं। तो अगर हम लोग सुबोध उनियाल की हम लोग बात करते हैं, तो ये कृषि वाले डिपार्टमेंट सुबोध उनियाल के पास रहेंगे। चलिए ठीक है। फिर अंतिम और आठवें कैबिनेट मंत्री आते हैं गणेश जोशी, नया नाम है। सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, और खादी एवं ग्राम उद्योग। सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा रहेगा? लघु सूक्ष्म एवं मध्यम, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम जो रहेगा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर से ये भी आपको देख लेना, एक नज़र आपको देख लेनी है। तो गणेश जोशी एक नया नाम यहाँ पर आ रहा है। तो सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए हमारे आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन कौन बनाए गए हैं? देखिए डॉक्टर धन सिंह रावत। डॉक्टर धन सिंह रावत देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा, आपदा प्रबंधन रहेगा। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्विवास, पुनर्वास, और उच्च शिक्षा। देखिए उच्च शिक्षा देखिए यहाँ पर से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अरविंद पांडे की हमने बात करी थी बेसिक और माध्यमिक। अरविंद पांडे कौन थे? बेसिक और माध्यमिक डिपार्टमेंट उनके पास है शिक्षा के। और धन सिंह रावत के पास उच्च शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? धन सिंह रावत के पास। ये भी आपको ध्यान रखना है। सहकारिता विभाग किसके पास है? डॉक्टर धन सिंह रावत के पास है। आपदा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में अभी आपदा आई थी चमोली में, तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए अगला आता है रेखा आर्य। रेखा आर्य जैसे कि महिला है, तो महिला वाले डिपार्टमेंट इन्हीं के पास रहेगा। महिला सशक्तिकरण और बाल, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास वाला डिपार्टमेंट इनके पास रहेगा। और देखिए जो पशुपालन, दुग्ध पालन और मत्स्य पालन होंगे, वो सारे के सारे किसके पास रहेंगे? रेखा आर्या के पास। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक नाम यहाँ पर से और नया जुड़ गया है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे नाम, जो नया नाम जुड़ता है ना, वहां से एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो यति स्वरानंद जो है, यति स्वरानंद जो है, ये यहाँ पर नया नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो भाषा,
पुनर्गठन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग। ज़्यादा डिपार्टमेंट है नहीं, याद करने में आपको आसानी होगी। भाषा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, गन्ना विकास बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और चीनी उद्योग। तो गन्ना अगर आपने याद कर लिया तो चीनी उद्योग वैसे ही नाम याद हो जाएगा, गन्ने से ही चीनी बनती है। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। गन्ना विकास आपको मैंने याद करने की ट्रिक बताई दी है, गन्ना विकास गन्ने से चीनी बनेगी। तो ये वाले डिपार्टमेंट किसके पास रहेंगे? यतीश स्वरानंद के पास रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो मार्च माह का करंट अफेयर है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। और अब अप्रैल माह का तो करंट अफेयर अभी जैसे अप्रैल में घटनाएं घटती जाएंगी उनको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। एक या दो वीडियो मैं आपको दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि हर रोज या हर हफ्ते में एक वीडियो देने से क्या होता है, समय बर्बाद होता है और उतने कंटेंट मिल भी नहीं पाते हैं। उत्तराखंड में इतनी घटनाएं होती ही कहाँ हैं। चलिए ठीक है। और देखिए फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो व्हाट्सअप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दे रखा है। वीडियो के संबंध में अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप लोग डिस्कशन में नीचे नहीं, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट होता है तो, डाउट नहीं भी होता है तो मैं उसका भी रिप्लाई जरूर करता हूँ। चलिए ठीक है। और देखिए इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए अगर आपको पसंद आती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।